गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 22 2022। देखिए आज तो डेट भी कितना इंटरेस्टिंग है, 22 20 और 22। तो आई होप कि आज हम लोग कुछ नया इंटरेस्टिंग करेंगे। देखने वाले हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा 2+2 डायलॉग विद यूएसए के बारे में। ये 2+2 डायलॉग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी वैसे चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन आज भी कर लेंगे क्योंकि यूएसए के साथ काफ़ी दिनों के बाद हम लोग 2+2 डायलॉग करने वाले हैं। फिर देखेंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑन ऑयल, कि इंडिया का भैया क्या हालत है, कितना ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को, कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करता है, वो सब हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर देखने वाले हैं। फिर रहेगा जेनोसाइड इन म्यांमार के अंदर, तो जेनोसाइड हो ही रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम्स को जिस तरह से वहाँ पे कई सालों से मारा जा रहा है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो क्या डेवलपमेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स विद श्रीलंका। ये एक बिल्कुल रिपीटेड टॉपिक है, पहले इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल नया टॉपिक है, और लोग जो पुराने वाले हैं दोस्त हमारे वो यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं इसके बहाने, राइट। चलिए अगला जो टॉपिक दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा आपका EWS कोटा एंड रिजर्वेशन, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो जो कोटा दिया गया है 10% का, उसके बारे में है। तो आज का एक्चुअली एक आर्टिकल भी यहाँ पे है और आज का एक एक्सप्लेनर सेक्शन भी यहाँ पे है। तो दो चीज़ें आज हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है, उसके बारे में ही ये आर्टिकल यहाँ पे आता है। फिर देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में, आज का एडिटोरियल सेक्शन है। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ठीक है, जो दो चार पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे वो हम लोग कर ही लेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि आज ऐसा हुआ ना, द हिंदू न्यूज़पेपर की वेबसाइट वो क्रैश हो गई थी, बार बार क्रैश हो रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे समय लग गया। खैर बात करते हैं, पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज में क्या है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। फ्रंट पेज आपके सामने है, देखिए सबसे पहली न्यूज़ क्या कर रहा है वो, धामी सावंत बैक इन सैटन। देखिए तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पॉलिटिकल टॉपिक है। हमारा कंसर्न ये हो सकता है, इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट सेज मॉरिसन, है ना, ये भैया यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी सिक्स कोऑपरेशन अमंग द डेमोक्रेसीज ऑफ द रीजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज होती है ना वो लाइक माइंडेड कंट्रीज होती हैं। अगर आप दुनिया में देखोगे, अगर आप नाटो कंट्रीज को देखते हो या फिर आप G20 को देखते हो, तो ये सारी कंट्री आप ये समझ लीजिए मोर और लेस यहाँ पे डेमोक्रेसी ही रहती है, राइट। G7 कंट्रीज को देख लीजिए, तो नाटो या फिर जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो भी मोस्टली डेमोक्रेसी ही हैं। तो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर हो जाता है जब भी कोई बायलेटरल यहाँ पे हम लोग रिलेशन की बात करते हैं या किसी नेगोशिएशन की बात करते हैं। तो इंडिया का तो वैसे ही पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, जुडिशली जो स्ट्रक्चर है, पूरा यूके से ही लिया हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल नेचुरली अलाइ हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री कल्चर बहुत सारा आपस में ओवरलैप करता है। तो दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुलाकात की, मुलाकात मतलब एक ऑनलाइन जो है उन्होंने बातचीत किया, और उस बातचीत के अंदर कई चीज़ें निकल के आई, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे निकल के आया वो ये था कि भैया इंडो पैसिफिक, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है, कि यहाँ पे हम लोग यूक्रेन जैसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि भैया शांति से सब रहें, शांति से यहाँ पे नेविगेशन हो, शांति से यहाँ पे ट्रेड हो, और सारी चीज़ें शांति से रहें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते दुनिया का 50% से ज़्यादा ट्रेड आज के समय में वो इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू होके जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मलक्का स्टेट, है ना, मलक्का स्टेट। और चाइना लगातार यहाँ पे अग्रेशन दिखा रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, तो इसीलिए पिछले कुछ सालों से जब बराक ओबामा थे ना, तो वो लोग भी बात करते थे किसकी, वो बात करते थे एशिया पीवोट की बात करते थे, लेकिन अभी तो हम लोग किसकी बात करते हैं, क्वाड की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक जो है एज अ रीजन की, पूरे रीजन की बात करते हैं। तो उसके बारे में ही बस इन्होंने आर्टिकल कहा है कि भैया हम लोग बातचीत करेंगे, इंडो पैसिफिक में ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना यहाँ पे काफ़ी समय से अग्रेशन दिखा रहा है, और यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सब मिलकर चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम लोग क्वाड के थ्रू भी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्वाड तो एक इनफॉर्मल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर्मल नहीं है, ना ही इसमें कोई डिफेंस है, इकोनॉमिक है, वो सिर्फ मिलके बैठ के बातचीत करते हैं। तो इंडिया अभी डायरेक्टली चाइना से कोई कन्फ्रंटेशन इस तरह की यहाँ पे पैसिफिक ओशन में नहीं कर रहा है, और ना ही इंडिया में चाहता है कि कोई इस तरह का कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम लोग पैसिफिक में ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो चाइना फिर हमारे यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर ना एग्रेशन दिखाना शुरू कर ही देता है।
तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इससे बचते ही हैं। प्लेन विद 132 ऑन बोर्ड क्रैश इन चाइना, बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना थी। कल देखा मैंने, यूट्यूब पे चल रहा था, तो प्लेन सीधा जो है यार ऊपर से नीचे आया। और सही बताऊं तो ये जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, क्योंकि आज 1 बजे मेरा फ्लाइट है और थोड़ा सा मुझे चिंता है, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ कहाँ से, आज मैं दीमापुर से निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। और भैया फ्लाइट से जब से ये सीन देखा है ना, तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे फॉर मी स्टूडेंट्स के थोड़ा सा शांति से, आराम से, सेफ्टी से दिल्ली में पहुंचा जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं कई बार। दोस्तों देखते हैं आगे आगे कौन सा आर्टिकल है हमारा। देखिए, डीओपीटी टू टेक कॉल ऑन द यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। देखिए ऐसा हुआ था कि जिन स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था वो मेंस लिखने वाले थे, उनको कुछ स्टूडेंट को कोविड हो गया था। एक्चुअली कोविड होने की वजह से वो लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पीआईएल डाली थी, गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था। उसी के मामले में पूरा मामला है, तो सरकार अभी उनको और अटेम्प्ट देगी कि नहीं देगी, सरकार इस पर चर्चा कर रही है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन निकलती है वो देखते हैं क्या होता है। इंडिया कंफर्टेबली प्लेस टू डील विद एनी इफेक्ट ऑफ द वॉर। ये दास मतलब हमारे जो शांति दास जी हैं, शक्ति कांता दास, इनका कहना है कि इंडिया को यूक्रेन वाले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सिचुएशन से। हम लोग आज इतने हालत है हमारी कि हम लोग अपने आप को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बेसिकली इन्होंने कहा है। कई सारी चीज़ों का इन्होंने नाम लिया है, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट का इन्होंने एक नाम लिया है, करंट अकाउंट डेफिसिट। दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका हिसाब किताब होता है। करंट अकाउंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब कोई कंट्री जो है किसी फॉरेन कंट्री के साथ डील करती है, ट्रेड करती है, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। तो एक कुछ हमारी आउटगोइंग होती है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ हमारी इनकमिंग होती है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो बैलेंस होता है ना, जो हिसाब किताब होता है, उसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट हम यहाँ पे करंट अकाउंट बेसिकली बोलते हैं। डेफिसिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया के केस में हमारा हमेशा डेफिसिट ही रहता है। हम भैया इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा रहता है यहाँ पे ज़्यादातर डेफिसिट। तो इनका कहना है कि अभी देखिए सीधी सी बात है ना यार, अब अगर आप किसी कंट्री से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो तो आपको तो उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, और पैसा हमेशा डॉलर में दिया जाता है, इंटरनेशनल करेंसी में दिया जाता है। तो अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो आपके पास जो है फॉरेक्स होना चाहिए। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि तभी तो आप चुका पाओगे, अदरवाइज तो चुका नहीं पाओगे, डिफॉल्ट हो जाओगे। एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे इस समय श्रीलंका, श्रीलंका के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं कि वो अपने इंपोर्ट बिल को चुका दे डॉलर में, तो उसके पास बेचारे के पास डॉलर है ही नहीं। यही हालत हमारी भी 1991 के आसपास हो गई थी, जब हमने अपनी इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। तो कांता दास जी का कहना है कि ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस समय इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और भैया हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है वो भी $377 बिलियन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इनका यह भी कहना है कि पिछले 3 साल में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $270 बिलियन इंक्रीज हुआ है। हालांकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी डरने की चिंता नहीं, हम उसके ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं और जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाएंगे। मतलब इन्होंने पॉजिटिव सिग्नल दिए हैं बेसिकली। अब सीधी सी बात है, नेगेटिव सिग्नल तो नहीं दे सकते, नहीं तो मार्केट में पैनिक हो जाता है। अरे आरबीआई के गवर्नर की एक छोटी सी स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि हमारे स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकती है। तो ये भी बहुत समझ के बोलना पड़ता है ना, सोच के बोलना पड़ता है, राइट। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल कहता है कि इंडियन यूएस ऑफिशियल्स डिस्कस 2+2 प्रेपरेशन, मतलब मीटिंग होने वाली है, उसकी प्रेपरेशन की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या कहता है पूरा आर्टिकल। कहता है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग लाइकली टू बी हेल्ड इन वॉशिंगटन में होने वाली है अगले महीने, और इस बार ये मीटिंग ऑनलाइन नहीं होगी, इस बार हम इस मीटिंग को ऑफलाइन यानी कि पर्सन टू पर्सन करने वाले हैं। देखिए पर्सन टू पर्सन मीटिंग का अलग ही मजा रहता है ना, ऑनलाइन हो आप जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन जो फीलिंग जो ऑफलाइन क्लासरूम में आती है ना, जो एक आदमी के सामने बैठ के फेस टू फेस बात करने में जो मजा आता है ना, उसको दोस्तों कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि वैसे तो मीटिंग टोक्यो में होने वाली थी, लेकिन टोक्यो में नहीं हो पाई। अब मीटिंग होगी कहाँ पे, वॉशिंगटन के अंदर होगी। ठीक है, हालांकि जो क्वाड कंट्रीज है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि भैया हम लोग यूक्रेन वाले मामले में कुछ पोजीशन बनाएं, रशिया के खिलाफ कुछ सैंक्शंस वगैरह लगाएं, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि हम लोग रशिया के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। और सवाल ये उठता है कि 2+2 एक्चुअली होता क्या है। देखिए सीधी सी बात है, 2 का मतलब होता है यहाँ पे 2 मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। वो मिनिस्टर वैसे 2 कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली अगर आप देखोगे ना तो एक मिनिस्टर कम से कम डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक मिनिस्टर जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मतलब एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे और एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हों, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। यहाँ पे होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं या फिर जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के दो दो लोग यहाँ से आते हैं और दो लोग वहाँ से आते हैं, दोनों बैठ के भैया बातचीत करते हैं। ये काफ़ी फॉरेन पॉलिसी में ना बहुत एडवांस लेवल की बातचीत होती है। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि हालांकि जापान के साथ हम लोग पहले 2+2 डायलॉग करते थे, ये आप सबको पता होगा, लेकिन जापान के साथ तो दोस्तों डायलॉग था ना वो सिर्फ सेक्रेटरी लेवल तक ही लिमिटेड था। मिनिस्ट्रियल लेवल पे हम लोग उसको पहली बार यूएसए के साथ ही किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी, पहले आपको नहीं पता होगा। जापान के साथ हम लोग 2+2 करते थे, लेकिन वो सिर्फ सेक्रेटरी लेवल पे ही होता था। मतलब हमारे डिफेंस के सेक्रेटरी जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, या आईएफएस भी हो सकते हैं, वो लोग मीटिंग करते थे। लेकिन मिनिस्टर लेवल पे पहली बार हम लोगों ने यूएसए के साथ किया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि भैया इंडिया कौन कौन सी कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग करता है। फॉरेन पॉलिसी जब हम लोग बात करते हैं, फॉरेन रिलेशन की बात करते हैं, तो 2+2 डायलॉग बहुत हाईएस्ट लेवल का होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा जिस जिस कंट्री के साथ अगर 2+2 डायलॉग हो उसके साथ आपके रिलेशन खराब हो नहीं सकते। भैया जापान जो है वो रशिया के साथ 2+2 डायलॉग करता था, लेकिन अभी वही जापान जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा रहा है। तो ऐसा ही होता है ना, जियोपॉलिटिक्स है, ना कोई किसी का दोस्त होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता। सब यहाँ पे अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, जहाँ पे जिसको बढ़िया लगता है वो काम करता है। इंडिया ने तो साफ साफ बोल दिया है कि जब हम लोगों को बोला गया कि आप उनसे रशिया से तेल मत खरीदो, इंडिया ने साफ साफ बोला कि भैया हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट का नारा तो मोदी जी ने वैसे भी दिया ही था, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इंडिया फर्स्ट, यूएसए कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, तो हम क्यों ना बोलें फर्स्ट, राइट। तो हम लोग अपना यहाँ पे बेनिफिट सबसे पहले देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कहता है लेस देन 1% ऑफ द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रशिया। हालांकि पूरी दुनिया इंडिया को टारगेट यहाँ पे कर रही है, क्योंकि हम लोग रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टोटल जो रशिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं वो अभी भी हमारे टोटल ऑयल इम्पोर्ट का 1% से भी कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये साफ साफ इस बात को बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनीज जो है उन्होंने रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे हमारी ओएनजीसी विदेश कंपनी है, इसने रशिया के साथ के अंदर लगभग $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑयल कंपनीज ने। लेकिन अगर हम टोटल इंपोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम प्लानिंग एंड द एनालिसिस सेल, इनका कहना है कि हम सबसे ज़्यादा यूएस, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई और नाइजीरिया, इन कंट्री से सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। आपको जानकर दोस्तों ये हैरानी होगी कि यूएसए से हम लोग अपने ज़रूरत का लगभग 7.3% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और रशिया से हम लोग 1% से भी कम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी हमारा इंपोर्ट रशिया से थोड़ा इंक्रीज डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम लोगों को इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। उसके अलावा रशिया में यूएसए के अंदर भी हम लोगों ने खूब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि यूएसए से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। इंडिया आज के समय में ऐसी पोजीशन में है कि ना तो कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा पंगा ले सकता, मतलब रिश्ते खराब करने वाले मामले में। तो सैंक्शंस वगैरह लगाना तो दूर की बात है, क्योंकि आज कोई कंट्री चाइना को चैलेंज कर सकती है तो वो सिर्फ इंडिया ही है। और आज के समय में चाइना जो है वेस्टर्न कंट्री की नाक में दम किया हुआ है, तो इसलिए इंडिया से को डायरेक्टली कोई भी पंगा इस तरह से नहीं। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम यहाँ वहाँ कोई स्टेटमेंट आ सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इंडिया अभी एक ऐसी पोजीशन में है कि जियोपॉलिटिक्स के हम लोग इसमें लगभग सेंटर में खड़े हैं। तो जब से मिडल ईस्ट से ध्यान हटा है दुनिया का, अफगानिस्तान से ध्यान हटा है, तब से जो है इंडो चाइना सेंटर में आया है। और इंडो चाइना में देखो नाम में ही है ना, इंडो पैसिफिक, तो नाम में ही इंडो है भैया, इंडो मतलब इंडिया, राइट। तो इंडिया सेंटर में है, तो भैया जो हम लोग करेंगे अपने हित के लिए ही यहाँ पे करने वाले हैं। और वैसे सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया जो है 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्रीज के अंदर आ गई है। इंडिया टॉप 5 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी
एंट्री कर चुकी है। हम लोगों ने फ्रांस को यूके के ऑलरेडी सरपास कर लिया है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में है, जीडीपी के टर्म में नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। वैसे तो पीपीपी के टर्म में ऑलरेडी हम लोग है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ही पहले से ही। सबसे ऊपर यहाँ पे आता है यूएसए आता है। यूएसए का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो जो $45 ट्रिलियन के लगभग है। चाइना का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मेरे ख्याल से 12 या 13 ट्रिलियन डॉलर के लगभग बैठता है। लेकिन पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में तो चाइना ऑलरेडी यूएसए को सरपास कर चुका है, राइट। चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे वैसे ध्यान आ गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है देखिए कहता है प्रेसिडेंट गिव्स अवार्ड, पद्मा अवार्ड। देखिए पद्मा अवार्ड दिए गए हैं प्रेसिडेंट ने, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि देखिए शिवानंद जी तो है ना, महाराज शिवानंद, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं महाराज शिवानंद जी के बारे में, कहीं लिखा था मैंने पढ़ा था। देखिए महाराज जो शिवानंद जी है ना भैया, वो है योगा गुरु, मतलब योगा गुरु इन द सेंस के वो 125 साल के हैं, 125 साल के हैं स्वामी शिवानंद, राइट। इनको व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पास शायद वीडियो भी आया होगा इनका। तो कहीं देखिए इस गवर्नमेंट को ना आप चाहे जितने मर्जी फ्रंट में क्रिटिसाइज कर लीजिए, वो आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, लेकिन एक काम जो ज़बरदस्त ये गवर्नमेंट करती है वो ये करती है कि बहुत सारे अनसंग हीरोज़ को इन्होंने जो रिकग्निशन दिया है ना, जिनको लोग जानते भी नहीं थे, उनको पद्म भूषण दिया गया, उनको मतलब उनको जो है अवार्ड दिए गए हैं, रिकग्निशन मिला है। तो जिससे दुनिया को पता चलता है कि इस तरह के लोग भी काम करते हैं। उसके अलावा फिर और ज़्यादा लोग एनकरेज होते हैं, सामने आते हैं। तो इसी तरह के जो शिवानंद जी हैं 125 ईयर्स के हैं, 125 ईयर्स के हैं, और इनको भी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ये अवार्ड अभी मार्च के महीने में ही वैसे दिए जाते हैं हर साल, लेकिन इनकी जो अनाउंसमेंट होती है वो रिपब्लिक डे के दिन ही हो जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम लोग अवार्ड की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड। एक हमारे पास होता है पद्म विभूषण, जो कि सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद हमारा आता है पद्म भूषण, जो कि इससे नीचे होता है, और फिर हमारे पास सबसे नीचे आता है पद्मश्री, राइट। तो ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। भारत रत्न जो है वो तो सबसे ऊपर ही हो गया, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे पद्मा की बात कर रहे हैं। तो ये सब दिए जाते हैं। वैसे इसकी जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। ये आर्टिकल मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, पहली बार नहीं है। 1954 में शुरुआत हुई थी, तब से लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में दो जैसे 1978 और 1979 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। उसके बाद इसको दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू किया गया था। इसको जो किसको अवार्ड दिया जाएगा, किसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा, इसके लिए भी एक जो है कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है। उस कमेटी में जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी उस मीटिंग के अंदर रहते हैं। उसके अलावा हमारे होम सेक्रेटरी भी रहते हैं, होम सेक्रेटरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होम सेक्रेटरी रहते हैं। और ये लोग और कुछ ज्यूरिस्ट भी रहते हैं, ज्यूरिस्ट भी रहते हैं, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं। और फिर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को देते हैं, फिर वहाँ से मंजूरी आती है और उसके बाद जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। वैसे मार्च के महीने में ही दिए जाते हैं। इसमें कोई कैश वैश अवार्ड नहीं होता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, सनद होती है, जिसे मुझे लोग सनद बोलते हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि 120 से ज़्यादा अवार्ड एक साल में ये नहीं दिए जाते हैं, और बहुत ही रेयर केस में जो है पोस्टमसली दिए जाते हैं। पोस्टमसली का मतलब होता है कि मरणोपरांत, जिसको हिंदी में मरणोपरांत बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये ऐसे लोगों को ही दिए जाते हैं जो अभी लिविंग होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि किनको दिए जाते हैं, इसके लिए कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, और इसके लिए ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी लंबी सर्विस होनी चाहिए, लेकिन सर्विस जितनी भी आपकी होती है वो एक्सेप्शन होनी चाहिए, एक्सेप्शनल सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल से 50 साल से सर्विस कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर 8-10 साल से भी सर्विस कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्शनल सर्विस है, तो आपको यहाँ पे रिकग्निशन मिल सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, जैसे अगर आप पीएसयू में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो, तो उस समय आपको अवार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हो या फिर आप डॉक्टर हो, तब आपको दिया जा सकता है, राइट। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको ये यहाँ पे नहीं दिया जाता। ये भी थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। बस इसके बारे में इतना ही है, बाकी तो आपको स्लाइड में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार आर्मी कमिटेड जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्याज, ये बहुत बड़ा मामला है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 1970 से ये हो रहा है। लेकिन वो 2011-10 के बाद जो 2011 में हुआ, 2012 में और 2015 में जिस तरह से वहाँ पे हमले हुए रोहिंग्याज के ऊपर, और लाखों की संख्या में रोहिंग्याज जो है वहाँ से निकले, वो बहुत ही यहाँ पे एक पूरी दुनिया ने उसको देखा किस तरह से जेनोसाइड किया गया रोहिंग्या मुस्लिम्स का म्यांमार के अंदर।
तो यहाँ पे ये स्टेट है, राखीन स्टेट इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाया हुआ है, राखीन स्टेट। बेसिकली मोस्टली रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो यहीं पे सिचुएटेड हैं, और ये पहले जो है वो बांग्लादेश से ही आए हैं। बांग्लादेश से आके यहाँ पे सेटल हुए थे, कोई लेबर के लिए आया होगा, काम करने के लिए, कोई सेटल होने के लिए आया होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी किसके उसमें। लेकिन अब कभी भी म्यांमार में इनको जो है प्रॉपर सिटीजन नहीं दिया गया, मतलब वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड वगैरह वो सब उनका नहीं बनाया गया। हालांकि फिर कुछ कोशिश हुई थी, लेकिन वो प्रॉपर सिटीजन कार्ड नहीं था, वो उनको एक वाइट कार्ड दिया गया था, एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का दिया गया था, लेकिन प्रॉपर सिटीजन नहीं दिया गया। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स को इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेटलेस माइनॉरिटी बोला जाता है। तो वह जब हमले वगैरह शुरू हुए तो वो यहाँ से जो है दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे। और ये जो आपके सामने जो यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं ना, फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये 2017 के हैं। तो आप देख सकते हो 2017 में भी जो है इंडिया में 40,000 के लगभग रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे हैं, और अभी ये संख्या बढ़ के जो है वो 65,000 के लगभग हो गई है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी बहुत हैं, यूएई में, पाकिस्तान में भी काफ़ी हैं, बांग्लादेश में तो खैर हैं ही, और म्यांमार में भी कुछ कैंप्स वगैरह बने हुए होंगे, थाईलैंड में, मलेशिया में, हर जगह पे हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएसए ने इसको एक होलोकॉस्ट का नाम दिया है। होलोकॉस्ट इन द सेंस के जैसे इसराइल के अंदर, जर्मनी के अंदर जो होलोकॉस्ट हुआ था, बहुत सारे इसराइल ज्यूज को मारा गया था, उससे इन्होंने कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से जीनोसाइड है, ये कम्युनल राइट्स भी नहीं है, एकदम प्लानिंग करके मिलिट्री के द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम्स को पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने यूएसए ने कहा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ थी, तो आई होप कि आपको करवा देता हूँ। रोहिंग्या कौन है नहीं है वो थोड़ा बस आपको स्लाइड में यहाँ पे डेफिनेटली मिल ही जाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है श्रीलंका से। श्रीलंका टर्न्स टू चाइना फॉर फर्दर 2.5 बिलियन असिस्टेंस। देखिए सीधी सी बात है, मतलब चाइना से इन्होंने इतना लोन ले लिया है, इनकम इनके पास है नहीं, लोन पे लोन लेते रहते हैं। तो चाइना ने लगभग लगभग ये समझ लीजिए श्रीलंका को ऑलमोस्ट परचेज कर लिया है। वो श्रीलंका आज के समय में लगभग लगभग चाइना की कॉलोनी हो चुका है, और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनता रहता है। तो श्रीलंका को प्रॉब्लम जब होती है तो एक बार वो इंडिया की तरफ आता है, एक तरफ वो चाइना की तरफ आता है। लेकिन श्रीलंका में रियलिटी ऐसी होती है ना दोस्तों, वहाँ के जो लोकल जनता है वो इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट में है। लोकल जनता श्रीलंका को, इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो तमिलनाडु, तमिल लोगों की इशू की वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वहाँ के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जहर उगला जाता है इंडिया के अगेंस्ट में, जैसे हमारे सोशल मीडिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट में होता है। तो ऐसा कुछ मामला बनता है, लेकिन उसकी जो सरकार है वो इंडिया के इतने अगेंस्ट में नहीं है। अपोजिशन वाले हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, और एक माहौल बनता है इंडिया के अगेंस्ट में। बट फिर भी हम लोग, हमारे पड़ोसी हैं, तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हम लोग हमेशा ही फॉलो करते रहे हैं। तो श्रीलंका तो उसकी मदद करेगा ही, वो तो पहले भी करता रहा है। अभी इंडिया को लेकर यहाँ पे पूरा क्या सिनेरियो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो गया है कि अभी समय श्रीलंका में हालत बहुत ख़राब है। श्रीलंका का जो रुपी है वो $265 के अगेंस्ट में जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो सीपीआई है, वो भी 16.8% के लगभग जा रहा है। इंडिया में जो ये लिमिट है वो 6% की मैक्सिमम है। अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है सीपीआई, तो भैया हमारे यहाँ पे पूरा एकदम मामला गड़बड़ हो जाता है, आरबीआई आ जाती है, गवर्नमेंट एक्शन लेने लगती है। तो आप सोच के देखिए, जब इंडिया में 6% में ये हाल होता है, तो वहाँ पे 16.8% में क्या हाल होगा, है ना। वहाँ पे हर चीज़ की समय किल्लत है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दूध तक नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ कि अभी वहाँ पे स्कूल के अंदर एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन श्रीलंका में एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो पाए। पता है वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ की सरकार के पास बच्चों को देने के लिए पेपर ही नहीं है भैया। प्रिंट करने के लिए कागज़ नहीं है, बच्चे जिसके ऊपर लिखेंगे वो पेपर नहीं है। तो ये हालत हो गई है आज के समय में श्रीलंका की। श्रीलंका के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जबकि इस साल उसको $7 बिलियन अपने चुकाने हैं, क्योंकि श्रीलंका भी बहुत सारे सामान के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप सबको पता है, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपके पॉकेट के अंदर डॉलर होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट वाला पैसा तो आप इंपोर्ट करके ही चुका पाओगे। लेकिन श्रीलंका की हालत पहले ऐसी नहीं थी। ये पूरा मामला जो है यहाँ पे पेंडेमिक का हुआ है कि श्रीलंका इस समय बैंकरप्सी की हालत पे पहुँच गया है। पेंडेमिक में क्या हुआ, पेंडेमिक में श्रीलंका में बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते थे, यूएई वगैरह में, दुबई में, सऊदी में, वो लोग वापस आ गए। तो उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस आता था।
दूसरा वहाँ की जो गारमेंट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कल हम लोगों ने बात किया था, और टी इंडस्ट्री वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई, क्योंकि पेंडेमिक के समय में एक्सपोर्ट बंद हो गया, दुनिया भर में उनकी डिमांड कम हो गई, तो इसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए। और सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ वो हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से। श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा उनके पास आता है, लेकिन अभी टूरिज्म बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके अलावा श्रीलंका की सरकार ने खुद कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं लिए जाने चाहिए थे। श्रीलंका की सरकार ने जो है बड़ा अग्रेसिवली ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया, मतलब पता नहीं कौन तुमको सलाह देने वाला था। इतना बड़े लेवल पे मत कीजिए ना, छोटे लेवल पे करके एक्सपेरिमेंट करिए, सक्सेसफुल होता है तो बड़े लेवल पे जाइए। पहले ही आपकी इकोनॉमी इतना डाउन गई हुई है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब वो लोग करने लगे तो वहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो गया, ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ कम, और डिमांड तो थी ही, ऊपर से आ गया पेंडेमिक, तो भैया चारों तरफ से श्रीलंका के ऊपर मार पड़ गई। अब श्रीलंका के ऊपर जब मार पड़ी तो वो कहाँ जाएगा, वो आएगा या तो इंडिया के पास, तो दो तीन ऑप्शन है श्रीलंका के पास, इंडिया है, श्रीलंका के पास IMF एक ऑप्शन है, और चाइना एक ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन तो यहाँ पे चाइना ही है, वो तो उसकी हेल्प लेते ही रहते हैं। फिर वो आते हैं इंडिया के पास, इंडिया के पास आते हैं, तो इंडिया के पास जब वो आए तो हम लोगों ने उनकी काफ़ी हेल्प किया। अभी तक हम उनको 2.4 बिलियन का हेल्प हम लोग श्रीलंका को कर चुके हैं। $400 मिलियन की हम लोगों ने उनके साथ करेंसी स्वैप डील की है। करेंसी स्वैप डील का मतलब ये है कि अगर श्रीलंका को अगर इंडिया से कुछ चीज़ परचेज करनी है तो वो सीधा अपनी लोकल करेंसी में इंडिया को पे कर सकता है, उसके लिए उसको डॉलर पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट हम लोगों ने किया था, मतलब जो डेडलाइन थी उसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया था। वो सारे की चीज़ों के बावजूद होने के बावजूद भी वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो इंडिया को लेके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है। और श्रीलंका में जो है IMF के अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम लोग IMF से हेल्प लेते हैं तो IMF तो सीधी सी बात है वो ऐसा डायरेक्ट तो पैसा देगा नहीं, तो वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वो अपनी मार्केट को ओपन करे। अपनी मार्केट को ओपन करेगा तो कैपिटलिज्म और दुनिया भर की इकोनॉमीज कंपनीज वहाँ पे आने लगेंगी। उसको लेके भी चाइना में जो है एक माहौल थोड़ा ख़राब ही रहता है। इंडिया को लेके माहौल ये ख़राब रहता है कि श्रीलंका के लोगों को लगता है, और इवन अपोजिशन को भी लगता है, ऐसा प्रचार किया जाता है कि इंडिया हेल्प के बदले में उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जैसे अभी हम लोगों ने त्रिमोली में वो जो ऑयल टैंक वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अडानी जी ने अभी वहाँ पे जो है एयरपोर्ट वाला और वो एयरपोर्ट वाला और पोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो श्रीलंका के लोगों का ये कहना है कि इंडिया ये हेल्प करता ज़रूर है लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं है, वो हमेशा डीलिंग करता है, हमेशा बिजनेस के मूड में रहता है। तो ये थोड़ा सा इशू तो वहाँ पे है ही। अब क्या होने वाला है देखते हैं, चाइना अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। इंडिया ने तो खैर अप्रूव कर ही दिया है, क्योंकि इंडिया में अभी उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे तो 1 बिलियन से ज़्यादा का हम लोगों ने उनको अभी क्रेडिट दिया है। इंडिया की इंटेंशन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वही है ना, सोशल मीडिया और आजकल जैसा इंडिया में रहता है माहौल, हर पूरी दुनिया में माहौल ऐसा ही है। सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और अपने चीज़ें यहाँ पे सही की जाती हैं। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों, वो आती है कि 10% रिजर्वेशन जो EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया था उसके बारे में ही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसके बारे में सुनवाई करने वाला है। बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मामला जो अड़ता है वो इसके लिए है कि भैया 8 लाख रुपए का आपने क्राइटेरिया निकाला तो निकाला कैसे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। OBC कोटा में जो क्रीमी लेयर होती है, राइट, उस क्रीमी लेयर के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 8 लाख रुपए का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। अब इस 8 लाख का मतलब ये है कि जो लोग 8 लाख से ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो वेल ऑफ हैं, मतलब वो गरीब तो बिल्कुल भी नहीं हैं, वो अमीर लोग हैं। क्रीमी लेयर का मतलब ये है ना कि वो लोग अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं। अब आप लोग कह रहे हो कि भैया हम लोग तो EWS में मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 8 लाख वाला क्राइटेरिया रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग 8 लाख से पैसा कम कमाते हैं वो गरीब हैं, राइट। इसका मतलब तो ये हुआ। तो अमीरी और गरीबी के बीच में भी तो भैया एक लाइन होती है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि ये लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। पहली बात, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट तो उनको दोगे ना जो कि गरीबी में सबसे नीचे हैं, बॉटम में हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आदमी मान लो 7.90 लाख रुपीस अगर वो कमा रहा है एक साल में, क्या आप उसको बोलोगे कि वो गरीब है? बिल्कुल भी वो आदमी गरीब नहीं है। मतलब एक आदमी जो 7,99,999 रुपए कमा रहा है वो तो हो गया भैया अमीर। वो तो आ गया या कहाँ पे, वो तो आ गया OBC की क्रीमी लेयर में। जो आदमी 8 लाख रुपए कमा रहा है वो हो गया एकदम से, मतलब जो 7,99,000 कमा रहा है वो तो हो गया गरीब, और जो 8 लाख रुपए कमा रहा है वो हो गया अमीर। ये एकदम क्राइटेरिया पूरी तरह से गलत है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है।
तो अगर किसी गरीबों को आपको बेनिफिट देना है तो कम से कम उनको दीजिए ना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी इनकम बहुत कम होती है। क्योंकि जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसका कहना है कि अगर आप 8 लाख का क्राइटेरिया रखते हो तो इंडिया की 99% पॉपुलेशन भैया 8 लाख से कम पैसा कमाती है, तो इसमें तो सभी लोग आ गए। तो फिर फायदा क्या हुआ भैया ईडब्ल्यूएस कोटा देने का, जब आपने 99% जनता को देना ही है। तो ये बहुत ही एक मतलब नासमझी वाला मूव है। कम से कम आप उन लोगों को बेनिफिट दीजिए जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, राइट। एक्चुअली में जो लोग डिजर्व करते हैं उनको बेनिफिट दीजिए, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। फिर इन्होंने कहा कि इंडिया के जो अंदर टोटल जो रिजर्वेशन वाला पूरा प्रोविजन है, जो माहौल बना है, जो प्रोविजंस हैं, जो भी है, आज हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, उसके अंदर जो है अभी चेंज करने का समय आ गया है। तो कुछ सॉल्यूशन हम लोगों को ढूंढने पड़ेंगे। तो जब सॉल्यूशन भी इन्होंने कुछ सॉल्यूशन सुझाए हैं, यहाँ पे कुछ सजेशन दिया है। पहली बात इन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये जो रिजर्वेशन मिलता है ना वो सिर्फ एक बार ही मिलना चाहिए, बार बार हर स्टेज के ऊपर रिजर्वेशन डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन लेते समय अगर उसको वो रिजर्वेशन का यूज़ करता है तो वहीं पे उसका अपना आधार कार्ड वगैरह वो सब उसको डिटेल देना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में वो इंसान रिजर्वेशन को लेके कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सके। एक तो इन्होंने ये बात बोली है कि ये एक सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन इन्होंने कहा कि देखिए अभी आने वाले फ्यूचर में तो सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है, गवर्नमेंट में जॉब्स बची ही नहीं है और प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन है ही नहीं। प्राइवेट के अंदर आपको चाहिए एजुकेशन, आप प्राइवेट के अंदर चाहिए आपको स्किल, प्राइवेट के अंदर चाहिए आपको मेरिट, क्योंकि वहाँ पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं। तो अगर आप एक्चुअली में हेल्प करना चाहते हो तो लोगों को एजुकेशन दीजिए, स्किल दीजिए और उनको मतलब आप सिखाइए, चीज़ें सिखाइए, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब मिल सके। आने वाले समय में तो सब कुछ प्राइवेट ही होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो आपको एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे और इकोनॉमी ग्रोथ अगर इंडिया का अच्छा रहता है तो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। रिजर्वेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जॉब्स बहुत कम हैं और दूसरे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो आप ऐसा कुछ करिए ना कि प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो, तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भागेंगे ही नहीं। वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ इसलिए भाग रहे हैं ना क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी है। ये जो है इन्होंने कुछ सोल्यूशन यहाँ पे बताए हैं। बाकी आप सोल्यूशन अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या ये वन टाइम वाला प्रोविज़न यहाँ पे आपको सही लग रहा है या फिर रिजर्वेशन हर लेवल पे देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब दोस्तों गरीबी नहीं है ना। रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो आदमी गरीब है इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन दिया जाता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। सोशल जस्टिस के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है रादर देन इकोनॉमिक जस्टिस। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए रिजर्वेशन कभी भी नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है सोशल जस्टिस के लिए। सोशल जस्टिस का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है सोशल जस्टिस का मतलब। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये होता है सोशल जस्टिस का मतलब, राइट। और हिस्टोरिकल जस्टिस, जो हिस्टोरिकली जो है लोअर कास्ट के साथ जो भेदभाव किया गया है उसको मतलब यहाँ पे रिमूव करना है, ये होता है सोशल जस्टिस का मतलब। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि हम लोगों को जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसको कम करना है। और ये रिजर्वेशन का पर्पस कतई नहीं होता, ठीक है। ये ही इसके अंदर कहा गया है। आगे कहा गया है रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द मैत्री एंड द मेटशिप स्टडिंग प्ली फॉर द वॉर हिट स्टूडेंट गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा कहाँ गया हमारा एडिटोरियल सेक्शन, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हो गया था। एडिटोरियल सेक्शन में देखिए वही कहा गया है यहाँ पे, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द मैत्री एंड द मेटशिप। मैत्री का मतलब होता है दोस्ती यारी, है ना। मेटशिप का मतलब ही होता है दोस्ती यारी। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है बेरिल ओ फेरिल ने लिखा है भैया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो दोस्ती है, जो रिलेशन है, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा सरफेस पे ऊपरी तौर पे बताया है। वो डिटेल में ये लोग नहीं गए हैं, तो जितना आर्टिकल के अंदर दिया गया है उतना ही हम भी लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भैया इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी डीप हिस्टोरिकल रिलेशन है और काफ़ी नेचुरल पार्टनर्स हैं। नेचुरल पार्टनर दोस्तों वो होते हैं जिनकी एक जैसी समस्याएं होती हैं, जिनकी एक जैसा कल्चर होता है, एक जैसी हिस्ट्री होती है, राइट। उसको बोलते हैं नेचुरल पार्टनर, मतलब दूर की दोस्ती होती है बहुत ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है? इसका एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि इंडिया इस दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। और ये सिर्फ सिविलाइजेशन पुरानी ही नहीं बल्कि ये सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है।
उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सिविलाइजेशन भी जो है काफ़ी कॉन्टिन्यूस है। हालांकि प्रेजेंटली अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में जो 99% पॉपुलेशन है वो वाइट और वाइट ब्रिटिश ओरिजिन की है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पुराने लोगों को देखो, ऑस्ट्रेलिया इंडिजेनस जिसको बोलते हैं, अबोरिजिनल जिनको बोलते हैं, वो बहुत पुराने समय से वहां पे रह रहे हैं और वो भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसके साथ ये यहाँ पे इक्वेशन कर रहे हैं। हालांकि ये इक्वेशन मेरे गले उतरी नहीं, क्योंकि अबोरिजिनल्स 99% ओरिजिनल्स को तो जो है ब्रिटिशर्स ने खत्म ही कर दिया था, कॉलोनाइजर्स ने, जब वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। भैया अगर आप उनको उनकी इतनी चिंता होती तो उनको मारते थोड़ी ना। तो इंडिया की सिविलाइजेशन में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि जब यहाँ पे इस तरह का कोई जीनोसाइड या कोई मारा हो गया है बुरी तरह से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, अमेरिका में हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो ये उन्होंने कहा है। और इसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। इसका एग्जांपल उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए पिछले महीने 29 कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स उन्होंने इंडिया को वापस लौटाए हैं। ये आर्टिफैक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो पुरानी मूर्तियां वगैरह होती हैं मंदिर में या कहीं पे, उनको चुरा लिया जाता है और उनको इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। तो या फिर जो कॉलोनाइजर्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे या जो कॉलोनाइजर्स थे, जो भी फ्रांस वगैरह, जो वो लोग क्या करते थे, जिस कंट्री में जाते थे कॉलोनी बनाते थे, वहां से उनके पुराने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को चुरा के ले जाते थे, अपनी कंट्री में जो है म्यूजियम में रख लेते थे। आज भी ब्रिटेन के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, और उसके अंदर जो है अफ्रीका से लूटे हुए, इंडिया से लूटे हुए और दुनिया भर से लूटे हुए आर्टिफैक्ट आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा डिमांड करने वाले के बाद ही ब्रिटिशर्स इतने बेशरम हैं, वो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हाँ भैया हमें इसको वापस करना चाहिए, क्योंकि वो उनका तो नहीं है, वो तो चोरी करके लाया गया है, राइट। लेकिन फिर भी वो उसको वापस नहीं करते हैं, ये हालत है उनकी। और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स, ये वो कल्चर, रेसिज्म, है ना। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी दोस्तों कुछ हो रही होती है। टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च, तो इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, खासकर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी के बारे में इन्होंने बात किया कि अल्ट्रा लो कॉस्ट पे हम लोग सोलर पैनल्स बनाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जिससे जो है इंडिया में उसको प्रमोट किया जा सके सोलर एनर्जी को, ऐसी इन्होंने कुछ बात कही। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो आता है हमेशा से स्टूडेंट्स का। लाखों की संख्या में इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। मेरे नोन है कम से कम 10-15 लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि वहाँ की इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो यहाँ का इससे डायस्पोरा वहाँ पे गया हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भैया मैत्री जो शब्द है हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, उसी तरह का वर्ड जो है मेटशिप वो लोग ऑस्ट्रेलिया में यूज़ करते हैं। तो ये दोस्ती गहरी है, इनका कहने का मतलब यही है। उसके अलावा फिर इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जो बिपिन रावत जी थे, जब उनकी मृत्यु हुई लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली, उसके उनको रिस्पेक्ट करने के लिए भी जो है एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया है, जिसमें से कुछ ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया के जो है इंडिया में विजिट करेंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में विजिट करेंगे। वो एक जॉइंट एक्सरसाइज टाइप का कुछ इस तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम या कल्चर प्रोग्राम कुछ भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि भैया हम लोग नेचुरली अलाई हैं। साउथ चाइना सी का भी इन्होंने बोला है, चाइना वाला एंगल भी इन्होंने बोला है कि चाइना को हम लोग किस तरह से टैकल कर सकते हैं, फ्यूचर में किस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप और ज़्यादा गहरी हो सकती है, उसके बारे में ही इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए हैं। यही है दोस्तों आज के लिए एनालिसिस में। कुछ और छोटे मोटे अगर आर्टिकल आपको पढ़ने हैं तो आप इकोनॉमी वाले सेक्शन से डेफिनेटली पढ़ सकते हो। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। प्रेसिडेंट गिव्स अवे पद्मा, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। कुछ बचा तो नहीं, लेस देन 1%, ये भी हम लोगों ने कर लिया। देखिए थोड़े से समय में हम लोग काफ़ी आर्टिकल कर लेते हैं, ये आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई खास वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 45% कंप्लीट हो गई है, जल्दी पूरा काम इस पे भी हो जाएगा। जो लोग यूक्रेन से इंडिया में स्टूडेंट आए हैं उनकी आगे से पढ़ाई कैसी होगी, वो ऑनलाइन होगी, किस तरह से होगा, क्या उनको इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। आर्मी रिक्रूटमेंट रैलीज टू रिमेन सस्पेंडेड, पिछले 2 साल से आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए रैलीज नहीं हुई हैं। ऐसी रैलीज जो है समय समय पे की जाती हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जैसे एक साथ मिला के की जाती है। यहाँ पे यंग लोग आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं खुली भर्ती, बोलते हैं खुली भर्ती। तो इसमें जो है सीधी सी बात होती है, कैंप लगते हैं, आप वहाँ पे जाइए, रनिंग कीजिए, फिटनेस अपना प्रूव कीजिए, और आपको आर्मी में रिक्रूटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सरकार बोल रही है कि हम लोग कोविड की वजह से इसको नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे यंग लोग भी होंगे जो 2 सालों में उनका एज क्राइटेरिया
खत्म हो चुका होगा और आर्मी में जाने का चांस उनका खत्म हो गया होगा। तो जब आर्मी से ये पूछा गया तो क्या आप उन लोगों के लिए रियायत दोगे, क्या आप उनको डिस्काउंट दोगे जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके अलावा यूक्रेन रिफ्यूजेज टू सरेंडर मेरिपोल, ये वहाँ का एक पोर्ट है जिसके ऊपर रशिया ने अटैक किया था, लेकिन यूक्रेन ने उसको सरेंडर करने से कर दिया है मना। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, खास है नहीं। म्यांमार वाला हम लोग कर चुके हैं, पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। वर्ल्ड स्लीप वॉकिंग टू द क्लाइमेट डिजास्टर, इसको भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। खैर कोई खास इसमें है नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं। बस इन्होंने यह कहा कि अगर दुनिया को 1.5% अगर जो टेम्परेचर है अगर उसको मेंटेन करना है तो 2030 तक 45% एमिशन के अंदर ड्रॉप करना पड़ेगा। और जिस तरह से प्रेजेंटली जो हालत चल रही है दुनिया में, उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इस समय दुनिया की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। प्रायोरिटी क्या हो चुकी है? रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है आजकल यूक्रेन रशिया की तरफ है। तो क्लाइमेट चेंज से तो वैसे भी दुनिया का ध्यान हट ही रहा है। तो एंटोनियो जी ने खासकर ऑस्ट्रेलिया को जो है अच्छी खासी सुनाई है, खरी खरी सुनाई है। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को जितना एफर्ट लेना चाहिए था क्लाइमेट चेंज के लिए, उतना एफर्ट ऑस्ट्रेलिया कतई नहीं ले रहा है, जो कि एक यहाँ पे बैड सिग्नल है, राइट। तो ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यहीं पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनको, जो पुराने हैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 30 अप्रैल से अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लासेस भी यहाँ पे हैं, हर सब्जेक्ट को पूरा टाइम दिया गया है। प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे होगी। डेली क्विज होगा, मंथली क्विज होगा, हर 15 दिन में क्विज होगा। आपके डाउट सेशन अलग से रखे जाएंगे, मेंटरिंग सेशन, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। अभी तो शायद डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, राइट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।